सो वेलकम बैक गाइस, हैप्पी प्रोग्रेस। तो पिछले लेक्चर में हमने सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देखा था। इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स एक नया टॉपिक सीखेंगे। तो पहले पिछले लेक्चर का एक रिकैप करेंगे। तो शुरुआत करते कोड से। रिवीजन इज़ गुड इम्पल्स टू हैव। सो रिवीजन क्या है? एक इम्पल्स है, एक मोटिवेशन है, और वो होना बहुत अच्छी चीज़ है। एक बहुत बड़े अमेरिकन राइटर है, उनका ये कोट है। तो हमने सीखा था कि एग्जैक्टली हम क्या सीख रहे हैं। सो हम सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि लैंग्वेज क्या है। सो लैंग्वेज इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विद प्री डिफाइंड मीनिंग एंड ऑल वर्ड्स आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक मैनर। नेक्स्ट, कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज है, ये भी आपने बताया था कि बाइनरी है। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स विद प्री डिफाइंड मीनिंग एंड दीज कीवर्ड्स आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक मैनर। और इस कीवर्ड्स का अरेंजमेंट जो भी है उसे हम कहेंगे सिंटैक्स। फिर हमने देखा था कंपाइलर्स। व्हाट आर कंपाइलर्स? सो कंपाइलर्स ये हमारी कर्म भूमि है जहाँ पे हम हमारा प्रोग्राम टाइप करेंगे, कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। सो ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। अच्छा, ये चीज़ हमसे रह गई थी कि सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करके क्या क्या बनाया गया है या फिर क्या क्या बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो डेटाबेस सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं। सो आज की डेट में जो भी MySQL, ओरेकल, ये बड़े बड़े डेटाबेस सिस्टम्स हैं, सो उसका बेस सी प्रोग्रामिंग है। फिर कुछ लैंग्वेज इंटरप्रिटर्स भी बनाए गए। लैंग्वेज इंटरप्रिटर्स हमारे कंपाइलर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन कंपाइलर्स में और इंटरप्रिटर्स में एक फ़र्क होता है कि इंटरप्रिटर्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को। अगर प्रोग्राम की लास्ट लाइन में एरर है तो प्रोग्राम की सेकेंड लास्ट लाइन तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन हमारा कंपाइलर वैसे नहीं। कंपाइलर में अगर पूरे प्रोग्राम में एक भी एरर है तो पूरा प्रोग्राम रोक दिया जाता है कंपाइल होने से या फिर रन होने से। तो ये होता है लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, और वो बनाने के लिए भी सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल हुआ है। लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स कौन यूज़ करते हैं? जैसे एक PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, फिर रूबी लैंग्वेज है, फिर पाइथन, पर्ल। तो ये सारी लैंग्वेजेस एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरप्रेटर्स यूज़ होते हैं। फिर कुछ कंपाइलर्स भी बनाए गए, फिर कुछ असेंबलर्स भी बनाए गए। असेंबलर्स मतलब ऐसे प्रोग्राम कि जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। सो असेंबलर्स बनाए। फिर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए गए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कर्नल एक सिस्टम होता है कि जो विंडोज़ के थ्रेड्स डिसाइड करता है, थ्रेड्स का सीक्वेंस लगाता है, जिसकी वजह से ये जो मल्टीटास्किंग हम करते हैं वो पॉसिबल है। तो इसके लिए भी सी प्रोग्रामिंग का यूज़ हुआ। कुछ नेटवर्क ड्राइवर्स बनाए गए, कुछ टेक्स्ट एडिटर, कुछ वर्ड प्रोसेसर, जैसे बहुत सारी चीज़ें जिनका बेस सी प्रोग्रामिंग है। सो आज की डेट में सी प्रोग्रामिंग का ही चाइल्ड प्रोग्रामिंग जैसे कि C++, इसका यूज़ होता है। तो ये है सी प्रोग्रामिंग के कुछ यूजेस। आज का टॉपिक वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो इसके पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम टाइप करेंगे, फिर से वही printf वाला, और उसमें कुछ 2-3 चीज़ें रह गई थी वो एक बार रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी आता है इसमें वो है #include stdio.h, ये है हमारी हेडर फाइल। फिर हमने लिखा था कुछ मेन इस तरह से, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, एंड किया, फिर printf की एक लाइन लिखी, और यहाँ पे हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड अगेन। अच्छा, ये चीज़ क्या है, हेलो वर्ल्ड क्या है? तो सी प्रोग्रामिंग मतलब एक बेबी है, ठीक है, और वो पूरी दुनिया को हेलो बोल रहा है। इस तरह से उन्होंने वो किया है, इसीलिए आपको सभी बुक्स में पहला यही प्रोग्राम दिखेगा, हेलो वर्ल्ड। तो इस प्रोग्राम के या फिर मतलब ओवरऑल सी प्रोग्राम्स के कुछ हिस्से हैं। तो सबसे पहला मतलब इस हेडर फाइल से ऊपर एक हिस्सा होता है जिसे टेक्निकली डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज़ है? सो डॉक्यूमेंटेशन मतलब वो एरिया होता है कि जिसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि हम किस चीज़ का प्रोग्राम बना रहे हैं, इसमें कौन से टेक्निक्स यूज़ किए गए हैं, कौन से हेडर फाइल्स, मतलब पूरा ये डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है ये प्रोग्राम का। और ये एकदम हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, या फिर हमें जो भी लैंग्वेज सूटेबल है उस लैंग्वेज में हम ये टाइप कर सकते हैं। सो ये है डॉक्यूमेंटेशन। तो आपको अगर टीयर्स में प्रोग्रामिंग करनी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंटेशन आपको करना ही करना पड़ेगा। सो बेस्ट प्रोग्रामर के जो भी सिम्टम्स हम बोलते हैं उसमें यह आता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो। अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हम एक स्लैश और फिर स्टार इस्तेमाल करेंगे, और फिर वही स्टार और हैश इस तरह से उल्टे हम लिखेंगे। तो इसे कमेंट लाइन भी बोलते हैं कि इसमें कमेंट्स लिखे जाते हैं। इसमें हम जो भी लिखेंगे उसका रियल प्रोग्रामिंग पे कुछ भी असर नहीं होगा।
ठीक है। सो हम यहाँ जितना भी लिखेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोग्राम जो है उसके कीवर्ड्स हो, तो यहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता है। अच्छा, ये अब हम कब लिखेंगे, जब हमें मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखने हैं, मतलब एक से ज़्यादा लाइन हमें कमेंट्स में या फिर डॉक्यूमेंटेशन में लिखने हैं, तब हम ये करेंगे कि एक बैकस्लैश स्टार और फिर एक स्टार और बैकस्लैश। कभी कभार हमें एक ही लाइन की कमेंट लिखनी है तो हम ये 2 बार बैकस्लैश देने वाले हैं और यहाँ पे फिर हमारी कमेंट आएगी। सो ये सिंगल लाइन कमेंट और ये मल्टी लाइन कमेंट, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सो अभी के लिए ये पहला हिस्सा है डॉक्यूमेंटेशन का, जिसमें हमारा प्रोग्राम किस चीज़ का है ये हम लिखेंगे। नेक्स्ट है हैश इंक्लूड stdir.h, ये है हेडर फाइल्स। क्या चीज़ है ये, हेडर फाइल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे हेडर फाइल्स ऐड किए जाएंगे। हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि हेडर फाइल्स इज़ नथिंग बट डिक्शनरी। जैसे हमारी डिक्शनरीज होती है वैसे ये इस कंपाइलर के लिए डिक्शनरीज है, एज ए डिक्शनरी ये वर्क करती है। तो सी के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज, बहुत सारे हेडर फाइल्स बनाए गए हैं और जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम ये हेडर फाइल्स ऐड करते जाएंगे। तो कुछ कमांड्स या कुछ फंक्शंस हमारे अलग फाइल से, तो वो फाइल हम ऐड करेंगे, जैसे कि conio.h। फिर और एक फाइल आएगी math.h, फिर windows.h, फिर graphics.h, फिर dos.h, फिर time.h, standard library.h। तो ऐसे बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं, वो सारे हेडर फाइल्स यहाँ पे आने वाले हैं। इसके बाद कुछ ग्लोबल डिक्लेरेशंस आने वाले हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशंस के पहले हमें इस तरह से कुछ लिखना है, हैश डिफाइन। ये क्या है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशन। फिर आएगा ये मेन फंक्शन, उसकी बॉडी और फिर मेन की पूरी बॉडी जिसमें प्रिंट है, सारी चीज़ें आएंगी। और फिर मेन के बाद अलग अलग फंक्शंस की बॉडी आएगी, फिर कि जैसे कि अभी ये मेन की बॉडी फर्स्ट और फिर अदर फंक्शंस की बॉडी उसके बाद। तो ये हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। सो अभी के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन स्किप करेंगे, सिर्फ हेडर फाइल्स को रखेंगे और वो भी एक ही रहेगी हमारी हेडर फाइल। फिर मेन फंक्शन आएगा, उसके अंदर एक प्रिंटफ और ये हुआ हमारा एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब आते हैं हम हमारा आज का टॉपिक जो है वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो ये वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स क्या है, तो वेरिएबल्स इज़ द सोल ऑफ आवर प्रोग्राम। सो ये हमारे प्रोग्राम का सोल है। अच्छा, सोल क्यों कहा है, सिर्फ इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि इतना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अगर ये चीज़ निकाल दो आप तो आपका प्रोग्राम यूजलेस हो जाएगा। ये करता क्या है, ये हमारे प्रोग्राम में डेटा होल्ड करता है, डेटा होल्डर है। जैसे आपको अगर कोई सवाल पूछा जाए कि मान लो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो आपका एक जवाब आएगा कि 7 दिन होते हैं, राइट। तो ये 7 का आंकड़ा आपके दिमाग में कहीं पर भी तो स्टोर था, अब वहाँ से वो रिकॉल हुआ है, तो जहाँ पे वो स्टोर था ना उसको हम वेरिएबल कहेंगे। सो वो एक वेरिएबल की तरह है और वही वेरिएबल अभी हमें कंप्यूटर में क्रिएट करने हैं। ठीक, आपको पूछा जाएगा कि हफ्ते का पहला दिन कौन सा है, तो आप बोलोगे सोमवार। ठीक है, सो अलग तरह की इंफॉर्मेशन रिट्राइव हुई है, सो वो भी एक वेरिएबल। सो ये सारी चीज़ें जैसे हमारे ब्रेन में स्टोर होती है, वैसे ही कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल का सहारा लेना है। इसका लोकेशन कहाँ पे है, इसका लोकेशन अगेन कंप्यूटर की मेमोरी में है। अच्छा, मेमोरी कौन सी, तो मेमोरी के भी टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो हमारा जितना भी प्रोग्राम कहाँ तक, इस 11th और 12th पॉइंट तक सारे जो भी वेरिएबल्स और सारी चीज़ें हम जो भी बनाएंगे ना, तो वो प्राइमरी मेमोरीज में आने वाला है। ठीक है, सो प्राइमरी मेमोरीज हमारे पास रैम होती है और रैम में ये सारे वेरिएबल्स क्रिएट होने वाले हैं। ठीक है, सो ये हुआ वेरिएबल। कॉन्स्टेंट्स क्या है हम थोड़ी देर के बाद समझेंगे। सो अभी के लिए वेरिएबल्स इज सोल ऑफ प्रोग्राम, ये एक डेटा होल्डर होता है। अच्छा, डेटा होल्ड कहाँ पे करेगा, वो ऐसी मेमोरी में करेगा। मेमोरीज में क्या होता है, मेमोरीज में होते हैं बाइट्स। तो ये जो एक एक बॉक्स है ये हमारे बाइट्स है। इस बाइट्स को हम कवर अप करेंगे, जैसे हमारा डेटा जितना बड़ा है उस हिसाब से हम बाइट्स कवर करेंगे। हमें बहुत बड़ा डेटा स्टोर करना है, हम ज़्यादा बाइट कवर करेंगे। हमें छोटा डेटा कवर करना है, थोड़ा सा एरिया, कम बाइट हम एग्जीक्यूट करें। सो हमने अभी 4 बाइट को एक करके उसे एक नाम दिया है और वो नाम है ए। तो ये ए हुआ वेरिएबल का नाम और इस 4 बाइट को मिलाकर हम कहेंगे वेरिएबल और यहाँ पे हम वो डेटा स्टोर करेंगे। अच्छा, ये स्टोर कैसे करेंगे, तो इसके नाम से, ये इसका आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो इसका आइडेंटिफाई करने के लिए ये,
तो हम कहेंगे a और इज इक्वल्स टू 50, तो ये 50 की वैल्यू a में चली जाएगी। सो ये हुआ वेरिएबल। इसमें और एक चीज़ हमें जाननी ज़रूरी है, वो ये कि वेरिएबल्स 3 टाइप्स के डेटा स्टोर कर सकता है, रिट्राई कर सकता है, 3 अलग अलग। तो इसमें सबसे पहले तो है इंटीजर। इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर, होल नंबर्स, 1 2, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे। दूसरा वेरिएबल हैंडल कर सकता है फ्लोटिंग पॉइंट्स, ये अलग है उस इंटीजर वाले से। ये क्या करेगा, ये सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट, जैसे 52 पॉइंट्स, मतलब इसमें डेसिमल पॉइंट मतलब फ्रैक्शन नंबर्स आएंगे इसमें, सिर्फ फ्रैक्शन के लिए, स्पेशल फ्रैक्शन के लिए फ्लोट काइंड के वेरिएबल हम यूज़ करेंगे। और तीसरा जो है वो कैरेक्टर वेरिएबल्स, स्पेशली डिजाइंड फॉर स्टोरिंग कैरेक्टर्स और एक्सेसिंग कैरेक्टर्स। ये है वो टेबल। ओके, ये टेबल हमारे वेरिएबल्स की जितने भी प्रॉब्लम्स है सारे सॉल्व करेगा, और ये हमें अभी लर्न करना है। तो पूरा तो नहीं लर्न करेंगे हम, पहले एक एक लाइन बाय लाइन। अभी के लिए हम ये पहली लाइन, ये तीसरी लाइन और ये वाली लाइन, सो इतने लाइंस स्टडी करेंगे, उस पर काम करेंगे और फिर बचे वाली लाइंस पे काम करेंगे। तो शुरू में हम ये CHAR, ओके, इसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर, आप समझ गए होंगे। तो ये कीवर्ड है, ओके, ये ऐसा और ऐसा ही हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट कीवर्ड INT, इसका फुल फॉर्म इंटीजर, ये भी आप समझ गए होंगे। सो इंटीजर, और ये है फ्लोट, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। तो ये 3 टाइप्स, पहला कैरेक्टर CHAR, फिर INT इंटीजर, और फिर फ्लोट, कैरेक्टर इंटीजर फ्लोट, कैरेक्टर इंटीजर फ्लोट। तो ये हमारे 3 टाइप्स। हम उसका एक एग्जांपल, एक एग्जांपल हम देखेंगे। अच्छा, CHAR कितने बाइट्स यूज़ करेगा? तो CHAR अगर हम वेरिएबल बनाते हैं तो वो 1 बाइट यूज़ करेगा। इंटीजर अगर हम क्रिएट करेंगे तो वो कितने बाइट एक्सेस करेगा या फिर कितने बाइट कैप्चर करेगा? तो वो 2 बाइट कैप्चर करेगा। अगर फ्लोट वेरिएबल हम बनाते, फ्लोट विल बी ऑफ 4 बाइट्स, वो कितने बाइट्स का होने वाला है? 4 बाइट्स का। अच्छा, CHAR का डिक्लेरेशन हमें याद रखना है। CHAR का डिक्लेरेशन है %C। तो ये कैसे याद रखेंगे? तो C कैरेक्टर का पहला लेटर है, तो ये वैसे ही है। INT इसका डिक्लेरेशन है %I और एक %D, 2 डिक्लेरेशन है इसके लिए। अच्छा, इसका %D रेगुलर यूज़ होने वाला डिक्लेरेशन है, इसलिए ये एक चीज़ आपको एक्सेप्शन याद रखनी है कि इंटीजर का डिक्लेरेशन %D। फिर भी इतना भी एक्सेप्शन नहीं है, D फॉर डेसिमल, इस तरह से आप याद रख सकते हो। और फिर फ्लोट, फ्लोट का %F, जो उसका पहला लेटर है वही %F। सो हमने 6 चीज़ें अभी याद की है। एक CHAR जिसका डिक्लेरेशन %C, INT जिसका डिक्लेरेशन %D और I, और फिर फ्लोट जिसका डिक्लेरेशन %F। तो अभी हम इसका एक एक ट्रायल करके देखेंगे। तो ये हमने प्रोग्राम ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो जो हमारा कीवर्ड्स है वो हम टाइप करेंगे। हमारा पहला कीवर्ड था INT, पहला CHAR था पता है, लेकिन हम INT से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो INT लिखा, फिर एक नाम आपको वेरिएबल को देना है। जैसे वहाँ 4 बाइट को एक नाम दिया था ना A, तो वैसे हम यहाँ पे भी वेरिएबल को एक नाम अलग, तो हम एक नाम देने वाले हैं यहाँ पे A, ठीक है, वही हम करेंगे। सिंपल नेम कि A हमने लिखा। ओके, अच्छा, इस A में अभी क्या है? तो पहले तो जैसे हमने इंटीजर स्पेस करके A लिखा ना, तो इसने 2 बाइट हमारे मेमोरी के कैप्चर कर लिए। कैप्चर करने के बाद वहाँ पे अभी जो है वो है गार्बेज, कचरा है, वहाँ पे कुछ भरा नहीं इसलिए कचरा है। वहाँ पे हमें हमारा कुछ एंटर करना है, तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे A इज इक्वल्स टू 1, एक कोई भी एक वैल्यू हमने लिखा यहाँ पे 500, A इज इक्वल्स टू व्हाट? 500। तो अभी A में 500 इतनी वैल्यू है, हमें ये वैल्यू देखनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट है हेलो वर्ल्ड अगेन, इसकी जगह पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ A, ठीक है। अच्छा, हम A अभी के लिए नहीं लिखते, सिर्फ लिखेंगे वैल्यू, और यहाँ पे लिखेंगे इज़। थोड़ा सा कन्फ्यूजन टालेंगे हम पहले, तो सिर्फ लिखेंगे वैल्यू इज़।
और एक कोलन दिया और इसके सामने हमें वैल्यू जो देखनी है वो है इंटीजर की, और इंटीजर का जो डिक्लेरेशन था वो था %d, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे %d। ठीक है, क्यों लिखा? क्योंकि हमें इंटीजर की वैल्यू देखनी है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा %d। अच्छा, इस %d की जगह पे कौन सा वेरिएबल देखना है, क्योंकि इंटीजर में हम बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं। जैसे हमने a बनाया, फिर b बनाया, फिर c बनाया। अच्छा, इसका और भी एक टेक्निक है, हर बार अलग अलग इंटीजर लिखने की भी ज़रूरत नहीं, यहीं पे हम ऐसे कर सकते हैं। सो अब इतने सारे वेरिएबल्स है, सो इसमें से कुछ किसकी वैल्यू आपको देखनी है, तो आपको वो लिखना है इस डबल कोट के बाहर। यहाँ पे हमें देना है कॉमा, हम देंगे कॉमा और फिर लिखेंगे a, और जैसे हमने a लिखा तो इस a की वैल्यू इस %d से फिल्टर होके आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो हम इसे करेंगे एग्जीक्यूट। तो डिबग, पहले तो कंपाइल करेंगे, तो बोल रहा है एरर आपका 0 है इस प्रोग्राम का। हम करेंगे डिबग और फिर रन, और वो दिखा रहा है वैल्यू इज़। ठीक है, जैसे कि वैसा उसने प्रिंट किया। फिर %d की जगह पे a की वैल्यू, और a की वैल्यू थी हमारी 500, और वो उसने प्रिंट कर दी। ठीक है, हम एक काम करेंगे, b को एक वैल्यू सेट करेंगे। अच्छा, हर बार अलग लाइन लेकर के वैल्यू सेट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, a की वैल्यू 500 है, b की 600 है, और c की वैल्यू हम यहीं पे लिख देते हैं। c = 900 लिख दिया हमने, वहीं पे लिख दिया। हम यहाँ पे a की वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ पे /n करेंगे, मतलब वो सेकेंड लाइन में आएगा। थोड़ा सा इजी रखने के लिए हम अलग printf लिखेंगे, फिर से लिखेंगे वैल्यू इज %d डबल कोट कंप्लीट कॉमा, और फिर कौन सा वेरिएबल शो करना है हमें, c, तो हम लिखेंगे c ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन। अब करेंगे रन, तो ये वैल्यू इज %d और उसने a की वैल्यू दिखा दी। a की वैल्यू है 500। ठीक है, वैल्यू इज %d c की वैल्यू कितनी है, 900। राइट, सो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, तो हम कितने वेरिएबल बना सकते हैं, तो जितने चाहे उतने बना सकते हैं। एक रिक्वायरमेंट या फिर एक क्या कह सकते हैं हम उसे, एक रेड कलर में नोट ये है आपके लिए कि एक नाम या फिर एक आइडेंटिफायर हमें बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है। जैसे हमने इंटीजर a बनाया ऊपर और फिर से वही लिख रहे हैं हम। ओके, सो ये डबल डिक्लेरेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आएगा कि a = 500, ये a कौन सा 500, ये वाला या a वाला, इसलिए आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक। सो एक ही होना चाहिए। तो ये हमने इंटीजर का किया, हम इसे कट करेंगे। ठीक है, इसे रखेंगे वैसे ही। इसके नीचे हम बनाएंगे char, ओके, हमारी दूसरी कीवर्ड। एक काम करेंगे, char के पहले हम फ्लोट करेंगे। ओके, हाँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ऐसे चलता रहेगा मेरा। तो फ्लोट pi अगेन वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल कोई भी हो सकता है, तो हमने pi लिया। यहीं पे इज इक्वल्स टू करके हम लिखेंगे 3.14। ठीक है, क्या क्या हमने 3.14, और हम यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे। फिर से एक बार /n printf करेंगे, वैल्यू इज %, इस बार %d की जगह हम लिखेंगे %f डबल कोट कंप्लीट कॉमा, और हमारे वेरिएबल का नाम जो है वो pi। तो इस %f से जो फिल्टर होकर आएगा वो है pi। सो pi की वैल्यू क्या है अभी, 3.14। अच्छा, %f क्यों लिखा, क्योंकि फ्लोट का यहाँ पे %f ये डिक्लेरेशन था। हम करेंगे एग्जीक्यूट, तो ये आया 3.140000। सो आप कहोगे ये तो 3.14 था, ये शानपना क्यों किया उसने, तो ये शान पट्टी हम बाद में सुधारेंगे, अभी के लिए सहल हो। तो हमने फ्लोट बनाया। अच्छा, हम कितने फ्लोट बना सकते हैं, अगेन आप जितने चाहो उतने। तो हमने pi बनाया, हम कुछ qi बनाएंगे,
ये क्या पता नहीं, लेकिन ऐसे ही हमने लिख दिया। पी आई की जगह पे हम क्यू आई करेंगे, रन करेंगे। हाँ, सो ये हमने इंटीजर्स बनाए, फ्लोट्स बनाए। तो एक चीज़ तो आप आज के लेक्चर में क्लियर कर लो। वैसे हम कल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखेंगे, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन अभी के लिए एक चीज़ ये है कि हमने जितने भी वेरिएबल्स बनाए ना, वो जब तक प्रिंट एफ में नहीं लेते हम, तब तक आउटपुट स्क्रीन पे नहीं दिखेंगे। जैसे अभी यहाँ पे हमने 900, 600, 500 ऐसे 3 अलग अलग वैल्यूज़ दिए, 3.1456, ये आउटपुट में 3 ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 3 ही प्रिंट एफ में थे। सो बाकी है वहाँ पे, लेकिन आपने प्रिंट एफ में नहीं लिए। ठीक है, जैसे कोई भी एक दुकान होती है और उसके पीछे गोडाउंस होते हैं, गोडाउंस में बहुत सारी वैरायटीज़ है, और फिर एक शोरूम होता है। ओके, सो शोरूम में कुछ स्पेसिफिक आइटम्स आपने रखे हैं, राइट। सो ये वैसे ही है। तो ये मान लो आपका पीछे का गोडाउन है, सो गोडाउन में ए भी है, सी भी है, बी भी है, बाकी डी, ई, एफ, जी, एच ऐसे बहुत सारे हैं, पी आई भी है, क्यू आई भी है। ठीक है, ये सारी गोडाउन की चीज़ें हैं जो स्टोरेज में है, लेकिन हमने सारी चीज़ें शो नहीं की, शो सिर्फ ये तीनों का है, राइट। तो ये कितना शो करना है आपके ऊपर है, आप जितने प्रिंट एफ चाहो उतने ले सकते हो। क्लियर। तो ये इंटीजर बनाया, फ्लोट बनाया, जो वैल्यू स्टोर किया वो वैल्यू हम देख रहे हैं। सो ठीक है, अभी जितने भी क्वेश्चन हम थोड़े से बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरा वेरिएबल का टाइप हम देखेंगे वो है CHAR, कैरेक्टर। और कैरेक्टर, इसमें भी हम एक आइडेंटिफायर टाइप करेंगे। हाँ, सही कहा। ठीक है, कैरेक्टर ए, यहाँ पे इंटीजर ए ऑलरेडी बनाया गया है, इंटीजर आइडेंटिफायर है, सो ये हम रिपीट नहीं कर सकते। सो इससे हम कुछ अलग बनाएंगे, हमने लिखा Z। ठीक है, सो Z की वैल्यू हम सेट करेंगे कुछ 65। क्या सेट करेंगे? 65। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कैरेक्टर। सो कैरेक्टर का डिक्लेरेशन %C, और इसलिए हम %C लिख रहे हैं। %C से जो फिल्टर होके आएगा वो है Z। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम ध्यान दें तो ये कन्फ्यूजन भी सॉल्व होगा। सो कंट्रोल F9 करेंगे, %C की जगह पे क्या आता है वो देखेंगे। सो 65 लिखा था, लेकिन दिखाई क्या दे रहा हमें? कैपिटल A। सो ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे रिप्रेजेंट्स के नीचे जो लिखा है वो रोल प्ले कर रहा है। तो कैरेक्टर का जो रिप्रेजेंट है वो क्या है? कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स दिखाएगा। तो हमने तो 65 स्टोर किया था, सिर्फ A क्यों दिखाया? तो 65 की जगह पे A है, इसलिए उसने A दिखाया। हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, 65 की जगह पे हम लेने वाले हैं 66। रन करेंगे तो 65 को A है, 66 को ऑफकोर्स B है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ABCD किसने तय की 65 नंबर पे? तो ये एक ASCII टेबल है, यूनिवर्सल है। ये कंप्यूटर्स पे या किसी भी पर्सनल यूज़र पे डिपेंड नहीं करता। पूरा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड उन्होंने डिज़ाइन करके दिया है, ANSI ने, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर कोड्स। तो हम वो टेबल्स भी रेफ़र करेंगे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। तो ये है वो टेबल, ठीक है। सो इसमें 0 से लेकर के 255 तक कैरेक्टर्स अलोकेट किए होते हैं। और इसमें हमने 65 नंबर का देखा, तो देखो 64 में @ है, और ये 65 नंबर पे A है, 66 B। अच्छा, 96 पे एक डैश है, 97 पे स्मॉल a है, और फिर 98। हम 97 और 98 का देखते हैं, सही है या नहीं। 98 देखेंगे, 97 देखेंगे हम, देखो वो आया स्मॉल a। 64 का देखेंगे, वो @ था, देखते आता है, आ गया। तो इस तरह से कैरेक्टर में हम नंबर लिखेंगे, लेकिन वो उसे कैरेक्टर दिखाएगा, राइट। इसमें बहुत सारे नंबर्स या फिर बहुत सारे प्लेसेस जो है वो खाली है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा भी होने वाला है कि आप यहाँ पे कुछ 10-15 नंबर्स दे दोगे और आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो डोंट पैनिक, क्योंकि वो जगह खाली है। तो जो भरे हैं वो डेफिनेट हमें पता है कि 48 से आगे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस भरे हुए हैं। सो आप वो टाइप करो और उसका आउटपुट देखो। तो हम यहाँ पे 48 लिखेंगे, वो बताएगा 0, 49 को 1,
सो इस तरह से हमने इंटीजर के वेरिएबल बनाए। कैसे बनाए, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। तो इंटीजर बनाने के लिए हमें इंटीजर a इस तरह से लिखना है। यहीं पे हम वैल्यू सेट करेंगे 60। फिर लिखेंगे हम फ्लोट b, यहाँ पे वैल्यू सेट करेंगे हम 3.14। फिर लिखेंगे हम कैरेक्टर c, यहाँ पे वैल्यू सेट करेंगे 65, राइट। अब प्रिंट एफ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ। अब इस बार हम a लिख रहे हैं, ठीक है, a को a, और रिप्रेजेंटेशन के लिए फिर से हमने एक डिक्लेरेशन दिया %d और कॉमा लिख करके a। अच्छा, ये a और ये a, इसमें बहुत फ़र्क है, ये सिर्फ प्रिंटिंग के लिए है, ठीक है। तो इस पर हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो %d की जगह पे क्या आएगा अभी, a। फिर %d वैल्यू ऑफ, इस बार हम लिखेंगे b। हाँ, पता है, ठीक है। तो ये फ्लोट का डिक्लेरेशन लिखना है हमें सही से। सो हमने लिखा। सो आप ये गलतियाँ करो आज के दिन, ठीक है। क्या आता है थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये गलतियाँ करेंगे और उसे पकड़ेंगे कि यार ये गलतियाँ की तो क्या होता है। सो अभी के लिए जैसा है वैसा ही हम लिखेंगे, सक्सेसफुली आउटपुट रन करेंगे, फिर कल कुछ और चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। प्रिंट एफ, थर्ड वैल्यू हमें देखनी है, वो है वैल्यू ऑफ c, %c और c। हाँ, ये तीनों में एक एक चीज़ मिस कर दी, वो है /n फॉर न्यू लाइन। अब हम इसे रन करेंगे, डिबग में जाएंगे, रन करेंगे। तो ये पहले इंटीजर की वैल्यू ऑफ a, जैसे कि वैसे यहाँ तक प्रिंट किया उसने, और फिर 60 क्या है, तो a से 60 की वैल्यू उठाई और इस %d में उसने फ़िल्टर करके दी, %f फ़िल्टर करके दी, %c फ़िल्टर करके दी, ठीक है। इतना तो आपको एक प्रोग्राम आज करना है। पहले तो ये जैसा दिया है वैसे के वैसा, 3 वैल्यूज़ का इनपुट और 3 वैल्यूज़ का आउटपुट। इसके बाद इंटीजर के 5 वेरिएबल्स आपको बनाने हैं, ठीक है। a, b, c, d, e, हर एक की वैल्यू सेट करनी है। आप यहीं पे सेट कर सकते हो, अलग अलग वैल्यू सेट करनी है इस तरह से। फिर फ्लोट के 5 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने हैं। फ्लोट जैसे ई तक हुआ, फ्लोट के लिए आप अलग सीरीज़ p, q, r इस तरह से। फिर कैरेक्टर्स के अलग अलग 5 वेरिएबल्स, और फिर पाँचों का आउटपुट हमें देखना है। मतलब पूरे 5 × 3, पूरे के पूरे 15 प्रिंट टैब्स हमारे इस प्रोग्राम में आने वाले हैं। 15 प्रिंट टैब्स और 15 वेरिएबल्स, ये प्रोग्राम हमें करना है, ठीक है। तो सिंपल है, लेकिन आज के दिन यही प्रोग्राम 2 या 3 बार करना है। फिर हम ये बचे हुए जितने भी टाइप्स है उस पर डिस्कस करेंगे कल और नेक्स्ट लेक्चर में। सो इसमें अनसाइंड कैरेक्टर है, अनसाइंड इंटीजर है, अनसाइंड लॉन्ग है, फिर लॉन्ग डबल है, सो बहुत सारे हैं। तो आपको अगर ये कीवर्ड अभी आप नोट डाउन कर सकते हो तो नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा है। और ये आप भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने अभी यूज़ किया ना वैसे यूज़ करने का तरीका है। देखो अभी जैसे इंटीजर लिखा, इस पर यहाँ पे लॉन्ग दिखाई दे रहा है, बहुत सिंपल। आप यहाँ पे लॉन्ग टाइप करो और वेरिएबल का नाम सेट करो, वैल्यू सेट करो और प्रिंट एफ में देख लो। अच्छा, प्रिंट एफ में क्या करेंगे हम, प्रिंट एफ में इसका डिक्लेरेशन देखेंगे जो है %ld, वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो, वैल्यू ऑफ p, और यहाँ पे हम लिखेंगे ld, और यहाँ पे लिखेंगे p और कंट्रोल F9, तो उसने वैल्यू इसकी दिखा दी, ठीक है। सो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है तो आप इतना ही करो। पहले तो 3 टाइप में 3 वेरिएबल्स, फिर हर एक टाइप में 5-5 वेरिएबल्स, ऐसे 2 प्रोग्राम आपको स्ट्रिक्टली करने हैं। इसके अलावा आप इस पर, आपको अगर कुछ आपकी क्रिएटिविटी है तो और 5-10 प्रोग्राम बनाओ। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने फ्लेक्सिबल होते जाओगे, राइट। सो इसके बाद नीचे कुछ लेक्चर पे डिपेंडेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, सो आप वो भी सॉल्व करो, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में बहुत से बच्चों ने वो किया नहीं था, लेकिन आप वहाँ पे भी जाना, नीचे क्लिक करना और
कुछ क्लिक 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 मतलब सिर्फ टच करना है आपको, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टच करना है और फिर वो सॉल्व होते जाएंगे, मार्क्स भी स्कोर होना है। सो अब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मार्क्स स्कोर करना। सो हैप्पी प्रोग्रेस।